जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान क्लास 10 के विज्ञान के चैप्टर 12 जो आपका चैप्टर 12 है विद्युत का, उसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। वहीं से हम जहाँ से बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। उन्हीं क्वेश्चनों में से आपके बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों में से जो आपके 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा कैसी राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। अगर एम्पियर आपको ऑप्शन में ना दिया हो तो कूलाम बटे सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक एक तो एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर नहीं तो कूलाम बटे सेकेंड। दूसरा है आपका कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक कैसा होता है? तो देखो, चालक से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन उस चालक में जा रहे हैं उतने ही बाहर निकल जाएंगे। तो जितने बाहर निकल रहे हैं तो उस पर तो कोई आवेश रहेगा नहीं। कहने का मतलब है अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उस समय चालक पर कोई भी आवेश नहीं होगा और चालक आवेशित नहीं होगा। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक आवेशित नहीं होता है। आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक सबसे पहले तो आवेश का मात्रक तुम्हें ध्यान रखना है कूलाम। अगर आपको कूलाम में ऑप्शन में नहीं दिया है तो ढूंढना है आपको एम्पियर गुणा सेकेंड। तो आवेश का मात्रक पहला कूलाम, दूसरा एम्पियर गुणा सेकेंड। इसके बाद है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन भी सकता है इस बार फिर से विकल्प आपका कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो किस प्रकार होता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि किसी चालक तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किया जाता है। तो किसी चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब हम करंट प्रवाहित करते हैं तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उधर उधर गति करने लगते हैं और एक सिरे से जाते हैं दूसरे सिरे से निकल जाते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रभाव होने लगता है। तो विद्युत धारा का प्रभाव के जो कारक हैं वो कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अच्छा, इसी के नीचे एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा उतना ही प्रोटॉन पर होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होगा, प्रोटॉन पर धनात्मक। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र, देखो हर चीज़ नापने का एक अपना यंत्र होता है। जैसे तापमान को हम मापेंगे तो थर्मामीटर में, गति को नापेंगे तो स्पीडोमीटर में। इसी प्रकार किसी विद्युत परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होती है तो उसको मापने के लिए एक यंत्र बनाया गया है। तो उस यंत्र का नाम पूछ रहा है आपसे। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर। विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर। विद्युत परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? विद्युत परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? अगर हमने मान लिया विद्युत परिपथ है, हमारे पास अमीटर है और हमें धारा मापनी है, तो हम कहाँ पर फिट करें कि हमें धारा पता लग जाएगी? तो हम विद्युत परिपथ में उसी के श्रेणी क्रम में, परिपथ के कहीं पर श्रेणी क्रम में अमीटर को लगा देंगे और हमें धारा पता चल जाएगी। समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को करती हैं। समान आवेशित जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को करती। तो समान आवेशित जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। देखो, किसी वस्तु पर अगर कोई प्लस आवेश है और दूसरी वस्तु उसी पास में रख दें प्लस आवेश, तो जो प्लस आवेश और प्लस आवेश है
वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगी, वो अलग अलग दिशाओं में भागेंगी, मतलब प्रतिकर्षित करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाएंगी। और वहीं अगर हम बात करें विपरीत आवेशित वस्तुओं की, जिनके पास अलग अलग आवेश हैं, एक पे प्लस एक पे माइनस, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले आवेशित हैं वो एक दूसरे के पास आएंगे, आकर्षित होंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हमें आवेश कितना बनाना है, एक कूलाम, तो आवेश किस पर पाया जाता है, प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो उसमें आपसे पूछता है कि एक कूलाम आवेश बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कूलाम आवेश बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी आपकी 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तभी हमारा एक कूलाम आवेश बनेगा। अब यहाँ से हम इसे हल निकालेंगे कैसे, तो हमारे पास एक सूत्र है Q बराबर NE, तो यहाँ से N बराबर हो जाएगा आपका Q/E। Q आपके लिए 1 दिया है तो N बराबर हो जाएगा 1/, और जो E का अभी हमने मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश बताया है 1.6 गुणा 10⁻−19, वो आपका रखना हुआ और हल करके आपका उत्तर आ जाएगा, आराम से कर लेना अपने आप। अच्छा, इसी को आगे आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा, एक बात तो हम जानते हैं अच्छी आराम से कि विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होगा वो तो सभी धातुएं होंगी। अधातुएं विद्युत की चालक कम होती हैं, बहुत ना के बराबर होती हैं या होती ही नहीं है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु होगी, और उस धातु में भी सबसे अच्छी धातु कौन सी होगी, Ag, जिसको हम कहते हैं सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है। तो सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी, इसके बाद कॉपर, इसके बाद सोना, इसके बाद एल्यूमिनियम। अगर हम सबसे अधिक विद्युत की चालक देखें तो चांदी, फिर कॉपर, सोना और एल्यूमिनियम, इस क्रम को हमेशा हमें याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का मापक यंत्र है। हमें जैसे हमने विद्युत धारा को मापा तो अमीटर लगा दिया, अब हमें अगर विभवांतर मापना तो कौन सा यंत्र लगाएंगे, तो वो आप हो जाएगा वोल्ट मीटर। विभवांतर का मापक यंत्र वोल्ट मीटर। विभवांतर का मात्रक, विभवांतर को हम किस में नापते हैं, तो वोल्ट में। विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, चाहे हम उसको वोल्ट बोल लें या जूल/कूलाम, जूल प्रति कूलाम। अच्छा, जूल किसका मात्रक है, जूल आपका कार्य का मात्रक है, और कूलाम किसका है, आवेश का। तो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, वोल्ट नहीं तो जूल/कूलाम। अगर जूल/कूलाम भी ऑप्शन में ना दिया हो तो न्यूटन मीटर/कूलाम, न्यूटन मीटर/कूलाम। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि विभवांतर कैसी राशि है, तो विभवांतर अदिश राशि है, विभवांतर अदिश राशि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर उसका विभव हो जाता है। जैसे कोई चालक, मान लो तार है, खंभे से टूटा हुआ तार, उसमें धारा आ रही है, अगर उसको हम पृथ्वी से स्पर्श करा दें तो उसका विभव कितना हो जाएगा, तो उसका विभव 0 हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की जो धारता होती है वो अनंत होती है। जब धारता अनंत होगी तो चालक का विभव 0 हो जाएगा। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में संयोजित करते हैं। आपका जो विभवांतर नापने का वोल्ट मीटर है उसको हम किस क्रम में लगाएंगे परिपथ में, तो हम वोल्ट मीटर को परिपथ में पार्श्व क्रम में लगाएंगे। अगर पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम कहते हैं, ठीक है, पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम कहते हैं। तो फिजिक्स में आपका ओम का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ओम का नियम ऑप्शन में भी पूछेगा, हर जगह पूछेगा ओम का नियम, ओम का नियम। तो ओम का नियम से आपका जो सूत्र निकल के आता है वो है B बराबर IR। ओम के नियम का जो सूत्र है वो है B बराबर IR। अगला है क्वेश्चन आपका कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक एक तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर ओम ऑप्शन में ना दिया होगा तो वोल्ट प्रति एम्पियर दिया होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो प्रतिरोध के दो मात्रक अभी याद रखें, ओम कामा वोल्ट प्रति एम्पियर। अच्छा, ओम, जब ओम का नियम है, जिसको ओम का नियम याद हो वो एक बार कमेंट जरूर कर दें कि ओम का नियम ये होता है, जिससे मुझे भी पता लगे कि ओम का नियम अभी तक याद किया है आपने या नहीं। ओम का नियम एक बार कमेंट में लिख देना कि ये होता है। तो जो ओम का नियम है वो किसके लिए सत्य है? ओम का नियम क्या सभी जगह लागू होगा, सभी वस्तुओं पर लागू होगा, सभी चालकों पर लागू होगा? वो आपको देखना। तो ओम का नियम है वो केवल धातु चालकों पर लागू है, या थोड़ी थोड़ी कभी कभी आपकी जो मिश्र धातुएं चालक होती है, मिश्र धातु, उस पर भी लागू हो जाता है, लेकिन मुख्यतः एक धातुओं पर ही लागू होता है ओम का नियम। ठीक है, तो ओम के नियम से ध्यान रखना, ओम के नियम का सूत्र क्या है आपका यहाँ पे BIR। लागू किस पर होता है? धातु चालकों पर। अगला है कि ओम के नियम के अनुसार जो विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ होगा वो क्या होगा? तो देख, हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसे हम B दिखाएं तो I दिखाएं, तो ओम का नियम है कि जैसे जैसे हम धारा बढ़ाएंगे, मतलब B जो है वो आपके समानुपाती होगा किसके? I का। तो जैसे जैसे हम B बढ़ाएंगे उसी प्रकार हमारी I भी बढ़ेगी, तो एक सरल रेखा मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? सरल रेखा। तो ओम के नियम के अनुसार जो विभवांतर धारा के बीच है वो आपको क्या प्राप्त होगा? सरल रेखा, सरल रेखा। धातुएं, अम्लीय जल और लवण कैसे पदार्थ होते हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि धातुएं अम्लीय जल इसलिए क्योंकि इसमें आपके क्या पाए जाते हैं? आयन, प्लस माइनस आयन। जब आपके प्लस माइनस आयन मिल जाएंगे तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, करंट क्या होगी? प्रवाहित होगी। ठीक है, तो आपकी जो धातुएं अम्लीय जल और लवण हैं वो कैसे हो जाएंगे? सुचालक। सूखी लकड़ी, कांच, रबर, एबोनाइट, हीरा कैसे पदार्थ हैं? तो आप ध्यान रखेंगे सूखी लकड़ी में कोई आपका यहाँ वो नहीं होगा आयन, कांच में भी कोई आयन नहीं होगा, एबोनाइट में भी कोई आयन नहीं होगा, हीरे में भी कोई आयन नहीं होगा। हीरा खुद एक अधातु है। तो ये सभी पदार्थ कैसे हो जाएंगे? अचालक। अचालक कहें आप या कुचालक कहें, विद्युत के कुचालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन आदि कैसे पदार्थ हैं? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन आदि ये सभी पदार्थ हैं वो आपके अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं, अर्धचालक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपका है कि धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता। ठीक है, तो पहला आप क्लियर कर लें कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध है क्या। ठीक है, तो प्रतिरोध को हम R से लिखते हैं जिसका मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता को हम रो से लिखते हैं जिसका मात्रक रो मीटर होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक रो मीटर और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो धातु का जो ताप अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धातु का ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। मिश्र धातुओं का बढ़ाएंगे, अगर मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाएंगे उसका भी विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन धातुओं की अपेक्षा थोड़ा कम बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, ये वाला एक ध्यान रखना अच्छी तरह के
कि जो अर्धचालक हैं अगर हम उसका ताप बढ़ा दें, पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घट जाती है, प्रतिरोधकता घट जाती है। अगला है कि प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है। प्रतिरोध की बात हो रही है यहाँ पे, प्रतिरोधकता की बात नहीं हो रही, प्रतिरोध की बात हो रही है। प्रतिरोध जिसे हम R से लिखते हैं उसकी बात हो रही है अभी। तो आपका जो प्रतिरोध है वो चालक के पदार्थ पर तो निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा और लंबाई पर निर्भर करेगा, ठीक है। चालक के पदार्थ, ताप, क्षेत्रफल, लंबाई, 4 चीज़ें तो आपकी मेज के बाद आगे एक चीज़ भी हो सकती है, 2 चीज़ें और भी हो सकती हैं, ठीक है। तो चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रतिरोध निर्भर करता है, तो प्रतिरोध किसी प्रकार निर्भर भी करता होगा, कोई यहाँ पे नियम भी होगा। तो चालक की लंबाई अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालक का प्रतिरोध अगर हम बढ़ाएंगे तो आपका जो चालक की अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि R जो होता है वो समानुपाती होता है लंबाई का, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो कि तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो आपका जो प्रतिरोध है R वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि जो R होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, यहाँ से बन जाएगा आपका। अगला है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है जिसे हम प्रतिरोधकता बोल रहे थे रो, उसका मात्रक पूछा। तो अभी हमने बताया था ओम मीटर, ओम मीटर। अगर आप ओम मीटर ना कहो तो ध्यान रखो किलोग्राम मीटर की पावर 3 बटे में आपके आ जाएगा सेकंड की पावर 3 गुणे में हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर की घात 3 बटे में आपके आ जाएगा सेकंड की घात 3 गुणे में एम्पियर स्क्वायर। यहाँ से आपके 2 मात्रक हो जाएंगे कि ओम मीटर, किलोग्राम मीटर की घात 3 सेकंड की घात 3 गुणे एम्पियर स्क्वायर बटे में आएगा। अगला विशिष्ट प्रतिरोध चालक का है, ठीक है। तो प्रतिरोध जो है वो तो निर्भर करेगा ताप पे निर्भर करेगा, क्षेत्रफल और लंबाई पर, लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका लाक्षणिक गुण है, ठीक है। लाक्षणिक गुण सिर्फ लक्षण है, किसी लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ लक्षण है, मतलब चीज़ें होनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध तो होएगा होएगा, अवश्य होगा, ठीक है। इसी से संबंधित है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक, तो विशिष्ट चालकता से पहले आप समझो कि चालकता क्या होता है। चालकता, चालकता, ठीक है। तो अभी हमने आपको R के बारे में बताया कुछ, तो R आपका प्रतिरोध। अगर हम इसी प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर दें, इसी प्रतिरोध का उल्टा कर दें, तो उस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? चालकता। उस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? चालकता। उसी प्रकार आपका जो है कि विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, अगर रो, इस रो को हम उल्टा कर दें तो आपका ये क्या बन जाएगा? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बन जाएगा। जब आपने यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम किया है तो उसका मात्रक भी व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी कि पहले विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है तो विशिष्ट चालकता का मात्रक कितना हो जाएगा? ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स। अगर ओम मीटर इनवर्स ना दिया हो तो सेकंड की घात 3 गुणा एम्पियर स्क्वायर बटे में आपके हो जाएगा किलोग्राम मीटर की घात 3। अच्छा, यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोधकता निर्भर करती है, वो किस पर निर्भर करेगी? तो तार के पदार्थ की प्रकृति पर। विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करेगा? प्रकृति पर।
प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? अगर हम किसी भी तार की लंबाई बदल दें, मतलब किसी की लंबाई बदल दें, क्षेत्रफल बदल दें, आकृति ही चेंज कर दें, तो प्रतिरोध तो चेंज हो जाएगा लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नहीं चेंज होगा। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन होता है? जब हम पदार्थ और ताप दोनों बदल दें तब विशिष्ट प्रतिरोध आपका चेंज होगा। अगर हम आकृति बदल रहे हैं तब कोई चेंज नहीं होगा। अगला आपका है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? तो तुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा R1 + R2 + R3। ठीक है, देखो श्रेणी क्रम संयोजन तुम्हारा क्या होगा? अगर हम यहाँ से कोई स्टार्ट करें, प्रतिरोध ऐसे लगा दें, इसी बिंदु से फिर अगला प्रतिरोध ऐसे लगा दें, तो इस प्रकार जो R1 और R2 होता है, जो दोनों का जो है ये तुम्हारा कैसा हो जाता है? श्रेणी क्रम। टोटल अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे वो हो जाएगा R1 + R2, श्रेणी क्रम का हो जाएगा। अगर हम बात करें समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम आपका क्या होगा कि एक तो आपका ऐसा जुड़ा होगा, इससे ऊपर ऐसे स्टार्ट करके ऐसे जुड़ा होगा, एक सिरे का दूसरे सिरे के मेल से जाएगा, यहाँ से क्रम से स्टार्ट नहीं होगा। अगर हम इसको R1 R3 मान लें, इसको हम अगर R1 R3 मान लेते तो ध्यान रखना कि जो प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम है वो आपका हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा रहती है, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा रहती है। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन करें और प्रतिरोध जो लगे हों उस सभी में समान धारा होती है, समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग हो जाता है। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, विभवांतर अलग अलग हो जाता है। अब वहीं हम पार्श्व क्रम की बात करें तो उसमें आपका धारा अलग अलग हो जाती है। धारा कैसी हो जाएगी आपकी? धारा अलग अलग हो जाएगी आपकी वहाँ से, और जो विभवांतर है वो आपका कैसा हो जाएगा? विभवांतर आपका हो जाएगा समान और धारा अलग अलग। अगर श्रेणी क्रम की बात करें तो उसमें आपकी धारा समान रहेगी, विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। पार्श्व क्रम में धारा अलग अलग हो जाएगी, विभवांतर समान रहेगा। ठीक है, तो आज अभी तक हम यहीं तक रखते हैं, समांतर क्रम संयोजन तक, पार्श्व क्रम संयोजन तक। अगली वीडियो में हम दूसरी वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन और कराएंगे अभी, और इसके बाद हम MCQ टाइप जो आपके 4 विकल्प दिए होंगे, लगभग 20-25 क्वेश्चन वहाँ से करा देंगे। तो इस पार्ट से लगभग आपके 80-90 क्वेश्चन हो जाएंगे, और उस 80-90 से लगभग 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और इसी में से मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने देख लिए हैं सभी अनसाल्ड में, सभी यही क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके गेस्ट पेपर में, अनसाल्ड में यहीं से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम, अगली वीडियो दूसरी और बना देंगे जिसमें आपके लिए थोड़े इतनी वीडियो और हो जाएगी। जय हिंद। इतनी ही वीडियो आप देखना और तैयार करना आगे सीख।